हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो आज हम करने वाले हैं यहाँ इम्पॉर्टेंट समाज से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। तो तैयार रहेंगे सारे लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि टाइम पर नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ वैसे आंसर दिए गए हैं लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूंगी कि पहले आपको आंसर ना दिखे। आप पहले ट्राई करेंगे उस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। ठीक है, जैसे चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या दिया है? चरण कमल। चरण कमल में समास है। तो देखिए, चरण कमल, इससे पहले ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उनको देखिए, तो उनसे आपको जो पूरा समास का कॉन्सेप्ट है वो समझ आएगा। ठीक है, और एक और ज़रा पॉइंट नोट डाउन करेंगे। कल देखिए एक समास आया था आजीवन। ठीक है, वो शायद मैंने जल्दी जल्दी में आपको वहाँ तत्पुरुष बोल दिया है, तो आप उसको ज़रा करेक्ट कर लेंगे। वहाँ सॉरी, तत्पुरुष नहीं है आ। मैं आपको वैसे तो मैंने और भी उदाहरणों में आपको क्लियर कर दिया था। आ जो है वो आपका एक क्या है? उपसर्ग है। और जब भी किसी समास के शुरुआत में ही कोई उपसर्ग, कोई अविकारी या कोई अव्यय शब्द जुड़ा आ जाता है तो फिर वहां अव्यय भाव समास होता है। ठीक है, तो आप इसको जरा करेक्शन कर लेंगे। आजीवन में जो हमारा समास होगा वो क्या होगा? अव्यय भाव समास होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चरण कमल। देखिए, चरण कमल क्या है? चरण रूपी कमल, अर्थात चरण के समान कमल के समान चरण। तो यहाँ क्या की जा रही है? चरणों की विशेषता बताई जा रही है। तो जिस भी समास में क्या होता है? विशेषता बताई जाती है। वो जो हमारा समास होता है वो कौन सा समास होता है? वो होता है कर्मधारय समास। तो ये जो चरण कमल है वहां सही आंसर क्या होगा? कर्मधारय। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। जैसे चौराहा, तो कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं ये वाला ऑप्शन। चौराहा में कौन सा समास होता है? तो चौराहा क्या है? एक क्या है? पूर्व पद इसका संख्यावाची है और पूरे शब्द से हमें क्या हो रहा है? एक समुदाय का बोध हो रहा है। ठीक है, किसका बोध हो रहा है? समुदाय का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा समास होगा कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। ठीक है, इसे संख्यावाची समास भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला देखेंगे। चलिए सप्तर्षि। तो सप्तऋषि में भी यहाँ देखेंगे। देखिए क्या है? 7 ऋषियों का समूह, संख्यावाची शब्द आ गया और समूह का बोध कराया जा रहा है। तो कौन सा समास हो जाएगा सप्तऋषि में भी? तो सप्तऋषि में भी जो समास होगा वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यथा रुचि, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो यथा शब्द है वो एक कैसा शब्द है? एक अविकारी शब्द है। ठीक है, तो यथा जो अविकारी या उपसर्ग किसी भी अगर सामासिक पद में जुड़ा आ जाए तो फिर वो हमारे किस समास का उदाहरण होता है? अव्यय भाव समास का। बिल्कुल सही आंसर जो होगा क्या होगा? अव्यय भाव समास। ठीक है, अगला देखेंगे। चलिए इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, आपको ये बताना है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं और 4 उपभेद हैं। ठीक है, एक जो आप नए तत्पुरुष पढ़ते हैं ये भी आपके तत्पुरुष समास का ही क्या है? भेद है। इसमें किस प्रकार के उदाहरण आते हैं? जब किसी सामासिक पद के शुरुआत में क्या जुड़ा है? छोटा आ जुड़ा आए। ठीक है, वहां ज्यादातर आपका नए तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे आगे आएगा और तो उसके उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए जैसे अभी देखते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया है? निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। आपको ये बताना है ऐसा कौन सा सामासिक पद है जो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो देखिए राजकुमार, तो राजकुमार तो है भाई। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, ये भी है। ग्रामवासी, गांव का वासी, ये भी है। ठीक है, राजकुमार यानी कि राजा का पुत्र। और ये देखेंगे आजन्म, तो देखिए आजन्म में क्या जुड़ा है? आ एक उपसर्ग है। तो ये अव्यय भाव समास का उदाहरण हो गया। तो यही हमारा क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? ठीक है, आपको ये बताना है। जो भी देखिए यहाँ पे क्या है? एक वर्ड है वो डार्क ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहीं से हमें पता करना है कि कौन सा समास कर्मधारय समास नहीं है। तो कर्मधारय समास को पहचानने के लिए आपको इसकी विशेषताएं पता होनी चाहिए, इसकी पॉइंट। तो सबसे पहली बात है कि इसमें क्या बताई जाती है? इसमें विशेषता बताई जाती है। ठीक है, किसी विशेष की क्या बताई जाती है? विशेषता बताई जाती है। ठीक है, कर्मधारय समास में ही क्या होता है? उपमेय और उपमान होते हैं। तो कर्मधारय जैसे भी आए आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए इसमें क्या होगा? एक पद में दूसरे पद की विशेषता बताई गई होगी। ठीक है, देखिए चलिए देखते हैं।
सबसे पहला क्या है, अधमरा, ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए भला बुरा, फिर क्या दिया है, ऊंच नीच, और फिर क्या दिया है, दिया बाती। तो अब इसमें से आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ, इसमें आपको ये पूछना चाहिए था, वैसे थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि इसमें केवल एक समास है जो आपका क्या है, कर्मधारय है, और बाकी सारे ऐसे हैं जो आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, ठीक है। तो यहाँ मुझे लग रहा है ये नहीं शब्द नहीं होना चाहिए था, तब जाके अगर वो आपसे पूछता कि इसमें कर्मधारय समास कौन सा है, तब आप बताते अधमरा। कैसा, अधमरा, मतलब वो मरे हुए की विशेषता बता रहा है कि वो मरा नहीं है, वो अभी अधमरा है, ठीक है। बाकी आप देखेंगे ये आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, भला बुरा, ऊंच नीच, दिया बाती, ठीक है। इस तरीके से दिन रात, इधर उधर, आसपास, ये सब आपके कौन से उदाहरण हो जाएंगे, ये सब आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ नहीं नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखिए अगला देखते हैं, देखिए यहाँ नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में भी यही दिया गया है। देखिए विकल्प ए, लड़का भूख से अधमरा हो गया, तो अधमरे में तो आपका क्या है, कर्मधारय समास है, लेकिन बाकी जितने भी आपके शेष उदाहरण थे, ये भला बुरा, ऊंच नीच, दिया बाती, वो सारे देखिए आपके किसके थे, आपके सारे ना द्वंद्व समास के उदाहरण थे। और देखिए कब पूछा गया है आपसे, ये यूपीपीसीएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैसी कैसी गलतियां आ जाती हैं। चलिए, बट आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, गुरुदेव। कल भी हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा था, गुरुदेव मतलब देवों में भी वो देवों के क्या है, गुरु हैं। तो देव की क्या बता दी, विशेषता, और गुरु का मतलब बड़े से भी होता है, ठीक है। तो देवों में भी जो बड़े देव हैं, तो इसका मतलब हम उन देव की क्या बता रहे हैं, विशेषता। तो कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। जब भी विशेषण विशेष्य या एक पद की दूसरे पद में विशेषता बताई जाए, या उपमेय उपमान की क्या है, विशेषता है, तो वहां आपकी क्या होती है, वहां आपका कर्मधारय समास होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए बारहसिंगा। तो बारहसिंगा एक विशेष प्रकार का क्या है, एक विशेष प्रकार के हिरण को कहा जाता है, ठीक है। एक विशेष प्रकार का हिरण है। तो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं कि बारहसिंगा, 12 सींगों वाला, अर्थात एक विशेष प्रकार का हिरण। तो ये हमारा किस में चला जाएगा, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बारहसिंगा कई बार आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ गलती क्या कर देते हैं वो भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ क्या है, 12 को एक क्या समझ लेते हैं, संख्या, और संख्यावाची समझने के कारण कुछ लोग इसे किसका उदाहरण समझ लेते हैं, द्विगु समास का, और आपका उत्तर कैसा हो जाएगा, गलत। तो आपको ये विशेषकर ध्यान रखना है, बारहसिंगा वाला, ठीक है। अगला देखेंगे, चलिए कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब देखना है भाई कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय समास में विशेषता बताई गई होगी, तो देखते हैं। गगनचुंबी, गगन को चूंबने वाला, तो गगनचुंबी ये तो तत्पुरुष है। पाठशाला, पाठ की शाला, ये भी आपका क्या है, पाठशाला, ये आपका तत्पुरुष है। नीलकंठ, नीलकंठ किसे कहा जाता है, शिव भगवान को, बहुब्रीहि है। और ये देखेंगे श्वेत पत्र, पत्र की क्या बता दी, विशेषता की पत्र कैसा है, श्वेत है। तो सही उत्तर क्या होगा, सी, हमारा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी में आपका कर्मधारय समास होगा। चलिए अगला देखेंगे, परमानंद। तो परमानंद में देखेंगे आनंद भी कैसा, परम आनंद, मतलब बहुत ज्यादा आनंद। तो आनंद की क्या बता दी, विशेषता, और जैसे विशेषता आपको पता चल जाए कि विशेषता बताई जा रही है, तो फिर तुरंत आंख बंद करके कौन सा समास होता है, वहां पे कर्मधारय समास को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ देखिए समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। अगर आपको उनके नाम पता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। अब कौन सा ऐसा इसमें नाम लिखा है जो समास का उदाहरण, जो समास का प्रकार ही नहीं है। तो देखिए अव्ययीभाव समास तो होता ही होता है, सबको पता है। द्वंद्व समास भी होता है, बहुब्रीहि समास भी होता है, लेकिन कर्म कारक समास नहीं होता, और यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये समास नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगती है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए देखेंगे अगला जो हमारा समास दिया गया है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो देखिए केवल आपके 6 प्रकारों के समास में से द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसके क्या होते हैं, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, द्वंद्व समास।
और एक बात और जान लेंगे, द्वंद्व समास को ही क्या कहा जाता है, जोड़ीदार समास। अगर पूछा जाए जोड़ीदार समास कौन सा है तो भी आपका यही है, ठीक है। विपरीत विपरीत अर्थ देने वाले शब्द किस में मिलते हैं, तो वो भी द्वंद्व समास में मिलते हैं। हिंदी में कभी कभी योजक चिन्ह का प्रयोग भी किस में करते हैं, वो भी द्वंद्व समास में करते हैं, ठीक है। तालमेल वाले शब्दों का जोड़ा किस समास में आता है, तो वो भी आपके द्वंद्व समास में आता है, ठीक है। अब इतनी सारी विशेषताएं मैंने आपको यहीं बता दी, तो अब कभी द्वंद्व समास गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए, तो दोनों पद जो प्रधान होते हैं वो किस में होते हैं, द्वंद्व समास में होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस समास में प्रथम पद संज्ञावाची और अंतिम पद संज्ञा हो वह है। तो जैसे अगर पूर्व पद संख्यावाची पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं करना है, कौन सा वाला समास चुन लेंगे, द्विगु समास को चुन लेंगे वहां पर, ठीक है। क्योंकि अब द्विगु समास की भी विशेषता समझ लीजिए जरा, यहीं पे इसके भी पॉइंट्स। सबसे पहली बात, इसका कौन सा पद संख्यावाची होना चाहिए, पूर्व पद, ठीक है। पूर्व पद कैसा होगा, संख्यावाची। और एक तो इसमें ये पूर्व पद संख्यावाची होगा। दूसरी बात, दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद कोई संज्ञा होता है। और संज्ञा होने के साथ तीसरी बात कि यहाँ द्विगु समास में किसी समुदाय का बोध कराया जाता है, किसका, समुदाय का बोध कराया जाता है, ठीक है। समुदाय का बोध कराया जाएगा तभी द्विगु समास हमारा पूरा होता है, ठीक है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह, पंचवटी, पांच वटों का समूह, ठीक है। ये समूह शब्द जरूर आता है, ये समूह का बोध कराता है, समुदाय का बोध कराता है कौन, द्विगु समास, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, देखिए महाजन। अब जनों में भी कैसा जन, महान जन। तो जन की हमने क्या बता दी, विशेषता। तो यहाँ महान जन में क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहां होता है। तो देखिए अब इस प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ सबसे पहले सुन लेंगे, जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, डी वाला। अब कैसे होता है सही वो समझ लीजिए। देखिए बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जो सामासिक पद है सामासिक पद क्या करता है, सामासिक पद ना किसी तीसरे पद का अर्थ बताता है, किसी तीसरे पद को परिभाषित करता है, ठीक है। अब प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा समास है जिसमें तीसरे पद की विशेषता बताई जाती है या किसी अन्य पद की विशेषता बताई जाती है और दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो कैसे भी भाषा घुमाकर आपसे प्रश्न पूछा जाए, आंसर केवल और केवल क्या होगा, बहुब्रीहि समास ही होगा, ठीक है। क्योंकि बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास है जो क्या करता है, जो किसी तीसरे पद की व्याख्या करता है, तीसरे पद की विशेषता बताता है, तीसरा अर्थ देता है, ठीक है। और एक विशेष बात और याद रखनी है बहुब्रीहि से कि समासों का राजा कौन सा समास कहा जाता है, तो बहुब्रीहि समास को ही समासों का राजा कहा जाता है, ठीक है। विभक्ति चिन्ह वाला समास किसे कहा जाता है या कारक चिन्हों वाला समास किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है तत्पुरुष समास को, ठीक है। जोड़ीदार समास किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है द्वंद्व समास को, ठीक है। संख्यावाची किसे कहा जाता है, संख्यावाची कहा जाता है द्विगु समास को, ठीक है। तो सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। अव्यय या और अविकारी शब्द से शुरू होने वाला समास कौन सा है, तो कौन सा समास हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, जो किससे शुरू होता है, अविकारी शब्द कह दो, अव्यय शब्द कह दो या उपसर्ग कह दो, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे सीखी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए एक साथ इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं तो डेफिनेटली वीडियो इतनी अच्छी है, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए जलमग्न, ठीक है। अब जलमग्न, जल में मग्न, फटाफट से बताएंगे कौन सा समास है, विभक्ति चिन्ह का लोप आ गया, मैं विभक्ति चिन्ह का, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए तो अगर थोड़ी सी भी आपको सारे समासों की नॉलेज है तो आप ऑप्शन के थ्रू भी पता कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। कैसे वो भी समझ लीजिए। देखिए द्वंद्व समास तो कोई तालमेल वाले शब्द तो है नहीं या विपरीत शब्द भी नहीं है एक दूसरे के, ना इनके बीच में योजक चिन्ह लगा, तो द्वंद्व समास तो है नहीं। अगला देखिए, अव्ययी भाव समास के लिए शुरू में ही क्या आना चाहिए, उपसर्ग आना चाहिए या फिर अव्यय शब्द आना चाहिए, वो भी नहीं है यहाँ पे। कर्मधारय में विशेषता बताई जाती है, तो विशेषता वाली तो कोई बात ही नहीं हो रही है। तो बाकी फिर आपका क्या बचा, तत्पुरुष। तो जल में मग्न, जलमग्न को जब हम क्या करेंगे, इसका अर्थ देखेंगे तो क्या निकलेगा, जल में मग्न।
विभक्ति चिन्ह का लोप है, तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए अगला दिया है वज्रपाणी। तो देखिए वज्रपाणी यानी कि वज्र को धारण करने वाले। ठीक है, अब ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि वज्रपाणी किसे कहा जाता है, तो वो लेकिन वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है वज्रपाणी कौन कौन से पाणी वाले जो ऐसे शब्द है जो आपके बहुब्रीहि समास में आते हैं, जनरली समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए गदा पाणी। ठीक है, भीम का नाम आता है वहां पे और हनुमान जी का भी नाम आता है। ठीक है, उसके बाद वीणा पाणी। तो वीणा पाणी कौन हो जाएंगी, वीणा पाणी में आपकी माँ सरस्वती आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद वीणा पाणी हो गया आपका, और समझेंगे त्रिशूल पाणी या फिर शूल पाणी, तो आपके कौन आ जाएंगे, आपके शिव भगवान आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य उदाहरण है जो जनरली आपसे पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए किस समास के उदाहरण है ये। तो ये सब बहुब्रीहि के हैं। ठीक है, और सुन लीजिए बहुब्रीहि के अब, जैसे आपका लंबोदर, ठीक है, एकदंत, विनायक, मूषकराज, ये सब आपके किसके हैं, सब गणेश भगवान के लिए प्रयोग होने वाले नाम है और सब बहुब्रीहि समास के क्या हैं, उदाहरण है। ठीक है, मृत्युंजय, चंद्रशेखर, चंद्रमौली। ठीक है, तो ये सब आपके किसके, ये भी शिव भगवान के नाम है। पंचानन, तो ये सब आपके क्या है, बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचवटी, पंचवटी 5 वटों का समूह किस में जाएगा, 5 वटों का समूह फटाफट से बताएंगे, द्विगु समास में, संख्यावाची है और समुदाय का बोध करा रहा है। ठीक है, द्विगु समास में जाएगा। अगला देखेंगे जरा, सुनीता के बच्चे घास फूस, भाई तालमेल वाले जोड़ीदार शब्द आ गया, घास फूस। ठीक है, इधर उधर, आसपास, अपना पराया, तो ये सब क्या है, जोड़ीदार शब्द हैं। तो किस समास के उदाहरण हो जाएंगे, द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। किसका, द्वंद्व समास का। चलिए आगे देखेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अब बहुब्रीहि समास का यानी कि जिससे हमारा क्या निकल रहा हो, तीसरा अर्थ निकल रहा हो। तो अभी देखिए जस्ट ही मैंने आपको ऊपर बताया था शूल पाणी, आप देखते ही पहचान लेंगे, शूल पाणी या त्रिशूल पाणी आ जाए तो वो हमारा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास है। तो जैसे द्विगु आया, तो जैसे द्विगु आया, द्विगु के सारे पॉइंट आपके माइंड में आ जाने चाहिए। भाई क्या होना चाहिए, संख्यावाची, और संख्यावाची के साथ साथ क्या बताना चाहिए, समुदाय का बोध कराना चाहिए। तो फटाफट से देखेंगे जरा कौन सा संख्यावाची है। तो देखिए एक ही ऑप्शन है, चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या है, 4 भुजाओं का समूह। ठीक है, और कभी कभी ध्यान रखना चतुर्भुज आपका किस में भी चला जाता है, बहुब्रीहि में भी चला जाता है, क्योंकि चतुर्भुज एक प्रकार की क्या है, विशेष आपकी क्या है, विशेष प्रकार के आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है इसलिए। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ संख्यावाची पूछा था तो हमारे ऑप्शन में केवल चतुर्भुज ही एक ऐसा उदाहरण था जो द्विगु समास में क्या बैठता है, बिल्कुल सही बैठता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, प्रतिदिन, प्रतिदिन शब्द में समास होगा। तो प्रतिदिन शब्द में आपका अव्ययीभाव समास होगा, क्योंकि प्रति क्या है, एक आपका उपसर्ग है। ठीक है, संस्कृत के 22 उपसर्गों में से एक उपसर्ग है आपका प्रति। ठीक है, हिंदी में क्या होता है, हिंदी में जब हम उपसर्ग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हिंदी में संस्कृत वाले उपसर्ग भी लगते हैं, आपके हिंदी के उपसर्ग भी लगते हैं और कुछ अरबी और फारसी के भी लगते हैं। ठीक है, तो कई प्रकार के उपसर्ग शामिल हो जाते हैं आपकी हिंदी भाषा में। ठीक है, तो ये आपके अव्ययीभाव समास का क्या था, उदाहरण था। चलिए तो वीडियो को अभी इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। चलिए 25 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जो आपका प्रश्न है, नेक्स्ट वन, चलिए उसको देख लेते हैं। ठीक है, 25 तक कर लेते हैं। चलिए, जिस समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं। ठीक है, देखिए हो सकता है थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको बोल के बता रही हूँ, आप अच्छे से सुन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो संख्यावाची है तो वहां आपको कौन सा समास बताना है, वहां आपको द्विगु समास बताना है। ठीक है, 23 के बाद 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे। तो भाई अभी इतनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ, जब भी विशेषण विशेष्य आए या विशेषता बताने वाला आए या उपमेय उपमान वाला आए तो वहां केवल और केवल कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, चलिए
24 के बाद 25 नंबर का और देखेंगे, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान हो। देखिए कुछ भी आ सकता है, दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद श्रेष्ठ हो, ठीक है, तो वहां कौन सा समास होता है। तो ध्यान रखिए केवल तत्पुरुष समास एक ऐसा है जिसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी, आपने कई सारे नए पॉइंट्स भी सीखे होंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।